Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafir and you guys are watching Biochemistry. आज हम डिटेल लेक्चर सीरीज के अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर भी एक टॉपिक दैट इज द टेक्निक्स यूज इन साइटोलॉजी। वो टेक्निक्स जो आप सेल बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उनको हम पढ़ेंगे और उसके अंदर सेल्फ वैक्सीनेशन आज हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई सेल्फ फ्रैक्सिनेशन को। देखो, सबसे पहले तो वर्ड्स को तोड़ना सीखो। फ्रैक्सिनेशन, ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना। किसके अंदर कन्वर्ट करना भाई? फ्रैक्शंस के अंदर, यानी कि टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करना, कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना। सो अब सवाल ये होता है कि भाई आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आप सेल को उसके टुकड़ों के अंदर, उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो। अब लेट सपोज आपने पढ़ना है किसी भी सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने किसी भी सेल के ऑर्गेनील का या सेल के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है तो कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे होंगे जो माइक्रोस्कोप के नीचे उतने अच्छे क्लियर ना हो पाए। सो यू नीड अ एडवांस टेक्निक जिसके जरिए आप सिर्फ उस ऑर्गेनील को निकाल के पढ़ लें, या अगर उसका आपने फंक्शन पढ़ना है तब भी ये कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये देखना है कि भाई लाइसोसोम के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं बायोकेमिकली, ठीक है, तो अब अगर आपने बायोकेमिकल एनालिसिस करना है भाई कि कोई भी ऑर्गेनील किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो ऑब्वियसली आप वो माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं कर सकते। आप वो माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? आपको ऑब्वियसली उस ऑर्गेनील को अलग करना होगा और फिर उसके अंदर ये देखना होगा कि भाई किन किन मॉलिक्यूल से ये मिलके बना है। ठीक है, तो अगेन यहां पे भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के नहीं देख सकते। यू नीड टू एक्चुअली सेपरेट दैट ऑर्गेनील और फिर उसको जो है वो फर्दर पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आपने फंक्शन पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्गेनील को सेपरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस करता है? यू आर एक्चुअली कंसर्निंग अबाउट द फंक्शन एंड दैट इज द मेन थिंग। सही है, तो फंक्शनल स्टडी करनी है, अगेन आपको उस कंपोनेंट को अलग करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करती है। तो अगर आपने उस डिजीज के बारे में रिसर्च करनी है कि भाई वो किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट कर रही है, ऑब्वियसली यू नीड टू एक्चुअली सेपरेट दैट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द सेल। अगेन फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड करना। तो देयर आर मेनी पर्पसेस जिसके वजह से आप क्या कर रहे हो? सेल की फ्रैक्सिनेशन कर रहे हो, सेल को टुकड़ों के अंदर तोड़ रहे हो। अब सवाल ये होता है कि भाई इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई कि व्हाई वी आर एक्चुअली डूइंग दिस फ्रैक्सिनेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई किस तरीके से फ्रैक्सिनेशन करेंगे, किस तरीके से सेल को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप सेल को उसके डिफरेंट टुकड़ों के अंदर तोड़ रहे होते हो। बट जो बेसिक स्टेप्स हैं, देयर आर टू बेसिक स्टेप्स ऑफ द सेल्फ फ्रैक्सिनेशन। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, सो देयर आर टू बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, अब ये होमोजेनाइजेशन क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेल को तो ऑब्वियसली नहीं तोड़ूंगा। मैंने क्या लिया? एक टिश्यू लिया। मैंने क्या लिया भाई? एक टिश्यू लिया। ऑब्वियसली टिश्यू के अंदर सेल्स होंगे ऑफ सेम काइंड। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर क्या है भाई? इस टिश्यू के अंदर सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर अगेन ऑर्गेनील्स हैं। इन ऑर्गेनील्स को मैं सेपरेट करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि सेल के अराउंड क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब बहुत सारे सेल्स हैं तो ऑब्वियसली हर सेल के अराउंड क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अगर मुझे इनके ऑर्गेनील्स को बाहर निकालना है तो सबसे पहले मुझे डिस्टर्ब करनी पड़ेगी सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले मुझे डिस्टर्ब करनी पड़ेगी सेल मेम्ब्रेन। अब अगर मुझे सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं जो टिश्यू का मिक्सचर है, उस टिश्यू के मिक्सचर को लेकर आऊंगा और इस टिश्यू के मिक्सचर को एक अप्रोप्रिएट पीएच पर, ताकि कोई पीएच डिस्टर्बेंस ना देखने को मिले सेल में, ये सेल के अंदर पीएच की वजह से कोई और प्रॉब्लम ना देखने को मिले। इसी तरीके से मैं एक प्रॉपर आयनिक कॉम्पोजिशन के अंदर, यानी कि जहां पे आपकी जो
वाटर कंसेंट्रेशन है, मतलब जिस भी मिक्सचर के अंदर आप इसे खोल रहे हो वो वाटर कंसेंट्रेशन भी देख लो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हाइपरटोनिक पे डाल दिया या हाइपोटोनिक पे डाल दिया तो ऑब्वियसली सेल का वाटर कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के ऊपर उसको जो है वो ओपन करोगे ताकि एंजाइम्स वगैरह में कोई डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, टिश्यू को लिया और उसको एक एक मखसूस टेम्परेचर पे, एक मखसूस आयनिक कंसंट्रेशन पे, एक मखसूस पीएच पे ओपन किया। और ओपन करने के बाद योर फर्स्ट स्टेप इज टू डिस्टर्ब दिस सेल मेम्ब्रेन। सर व्हाट अबाउट दो सेल्स जिनके पास सेल वॉल है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में आपको पता है दिस इज द प्लांट सेल वॉल। अब ये प्लांट सेल वॉल है रिजिड, तो पहले तो मुझे प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करूंगा। अगर मुझे इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया टिश्यू का मिक्सचर और इस टिश्यू के मिक्सचर को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया एट अ स्पेसिफिक पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया, इसको ब्लेंड किया। जैसे ब्लेंडर नहीं चलाते, बिल्कुल इसी तरीके से इसको ब्लेंड किया। तो क्या हुआ, ये जो बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन मिल रही है ना, ये डिस्टर्ब, ये टूट गई और टूट के इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स थे वो बाहर आ गए। अब जब मैंने ये काम किया तो तमाम के तमाम सेल्स क्या हो गए, तमाम के तमाम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हुई और ऑर्गेनिल्स बाहर आ गए। एक मिक्सचर बन गया डिफरेंट ऑर्गेनिल्स का, एंड दैट इज द सेल होमोजिनेट। दैट इज द सेल होमोजिनेट। सेल होमोजिनेट का क्या मतलब है, आपने एक मिक्सचर बना लिया सेल का। आपने क्या बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया सेल का। अब सवाल ये होता है, सवाल वहीं पे रह गया कि अगर मैं बात करूं उन सेल्स की जिनके पास सेल वॉल है, वहां पे क्या करेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल जिसके पास सेल वॉल। ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन को तो तोड़ना आसान है, आपने ब्लेंडर चलाया, होमोजेनाइजेशन की, ब्लेंडर चलाया और अल्टीमेटली जो है वो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हुई और सारे ऑर्गेनिल्स बाहर आ गए। बट सेल वॉल का क्या है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त स्ट्रक्चर है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, खत्म। तो जब आप ये काम करते हो, जब आप ऐसे सेल को लेते हो जो प्लांट सेल है, उसके लिए आप इस सॉल्यूशन के अंदर एक एंजाइम डाल देते हो, दैट एंजाइम इज पैक्टिनेज। सर पैक्टिनेज ही क्यों? देखो ये जो सेल वॉल है ना प्लांट की, दिस सेल वॉल इज मेजरली मेड अप ऑफ पैक्टिन, खासतौर पे मिडिल लैमेला। किससे मिलके बना, पैक्टिन से। अब अगर मैं पैक्टिनेज डाल दूंगा तो वो पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा। पैक्टिन डाइजेस्ट हुआ, अल्टीमेटली सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई। सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई तो बाहर सबसे आउटर बाउंड्री क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। अगेन ब्लेंडर चलाया और होमोजिनेट बना, वेरी सिंपल। सो द फर्स्ट स्टेप इज होमोजेनाइजेशन, जिसके अंदर मैं ब्लेंडिंग करूंगा और तमाम ऑर्गेनील्स को बाहर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या करने वाला, अब एक मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर के, अब इस मिक्सचर को मैं सेपरेट करूंगा। इस मिक्सचर के अंदर ऑब्वियसली तमाम के तमाम ऑर्गेनील्स हैं। सो द सेकेंड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन भी कह लो। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन क्या है? देखो पहली चीज तो ये कि अब तक मैंने बनाया एक मिक्सचर, सपोज ये सेल होमोजिनेट है। क्या है, सेल होमोजिनेट है, इसके अंदर तमाम ऑर्गेनील्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, तमाम ऑर्गेनील्स मौजूद है एक मिक्सचर की फॉर्म में। अब ये जो सेल होमोजेनेट है इसके अंदर तमाम ऑर्गेनील्स है। अब मैं तमाम ऑर्गेनील्स को या तमाम कंपोनेंट्स को अलग करना चाहता हूं। तो अब मैं इनको अलग करूंगा बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। टुवर्ड्स द सेंटर इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, और अवे कर रहे हो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप क्या करोगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करोगे। कैसे? आप इस मिक्सचर को उठा के एक मशीन में रखोगे एंड दैट मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये जो नजर आ रही है दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर आपने ये कंपोनेंट रख, ये सेल होमोजेनेट का मिक्सचर है।
अब जब आपने ये रखा तो ऑब्वियसली ये मशीन मूव करती है, ये मशीन रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। जब ये मशीन रिवॉल्व करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स अप्लाई होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने वाले हो। कैसे? आपने क्या किया, आपने सेल होमोजेनेट को कहां रख दिया? सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख दिया। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन स्पिन करेगी, ऑब्वियसली डिफरेंट स्पीड्स पे क्या करेगी? स्पिन करेगी। सबसे पहले जब ये, फॉर एग्जांपल, पहले मैंने इसको सेट किया कम स्पीड के ऊपर। भाई ये क्या है? सेल होमोजेनेट। ये सेल होमोजेनेट है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिल्स मौजूद है। इसको मैंने ले जाके सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा और सेंट्रीफ्यूज मशीन को कम स्पीड के ऊपर सेट कर दिया। ऑब्वियसली जो भारी चीज होगी, जो भारी कंपोनेंट होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। अपनी जो भारी भारी चीज है वो नीचे बैठ जाएगी। एंड ऑब्वियसली ऊपर जो है वो अगेन वही पिक्सल बचेगा। तो आप बेसिकली आपने क्या किया? आपने इस मशीन को रोटेट करवाया और विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये क्या हुआ? ये कंपोनेंट्स अलग हो गए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी दो तरह की होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी कितनी तरह की होती है भाई? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं उसे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, चलो। सेंट्रीफ्यूगेशन कितनी तरह की है भाई? दो तरह की। देखो, कौन सी दो तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन? सो सेंट्रीफ्यूगेशन, दो तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन। एक को आप कहते हो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और दूसरे को आप कहते हो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों के अंदर क्या फर्क है? ठीक है, पहले दोनों को देखेंगे और फिर दोनों के अंदर फर्क को देखेंगे। ठीक है, देखो याद रखना कि अगर मैं बात करूं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की, दैट इज डिफरेंट, एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिफरेंट। पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की और फिर हम आगे बात करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो सबसे पहले आपने होमोजेनेट बना लिया, होमोजेनेट बना के उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख दिया। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन या तो डेंसिटी ग्रेडियंट करेगी या डिफरेंशियल डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करेगी। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या किया आपने? वो मिक्सचर बनाया था, उस मिक्सचर को उस मिक्सचर को ले जाके आपने डाल दिया कहाँ भाई? सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन फोर्स लगाएगी इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। कितनी फोर्स भाई? 800 जी। 800 जी का मतलब है 800 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका, भाई हमने तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा था, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आ गई? तो कहा यह जाता है कि अगर एक मशीन 30,000 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो तकरीबन तकरीबन जो है वो आपके पास कितनी फोर्स लगाती है? वो तकरीबन जो है वो आपके पास 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टाइम फोर्स लगाती है ऑफ द जी। तो इसका मतलब यह है कि आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा और सेंट्रीफ्यूज मशीन को इस तरह से सेट किया कि वो कंपोनेंट्स पे कितनी फोर्स लगा रही है? वो इस मिक्सचर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स पे कितनी फोर्स लगा रही है? 800 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और 10 मिनट तक चलाया। जब 10 मिनट तक चलाया तो ऑब्वियसली जो सबसे भारी चीज थी वो क्या हो गई? सेपरेट, यानी कि न्यूक्लियस आपका सेडिमेंट हो गया। अब अगर आप गौर से देखो तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली डिफरेंट स्पीड्स पे रोटेट कर रहे हो और डिफरेंट स्पीड्स पे रोटेट करने, स्पिन करने की वजह से जो भारी चीज थी वो सबसे पहले अलग हुई। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फास्ट इट सेटल्स, उसकी बेसिस पे आप अलग कर रहे हो कंपोनेंट, दैट इज द डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन।
तो सबसे पहले आपने क्या किया, होमोजेनेट बनाया, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा और सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऐसे सेट किया कि वो कंपोनेंट्स पे 800 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है 10 मिनट के लिए। तो सबसे भारी चीज थी वो नीचे बैठना शुरू हो। अब सबसे भारी चीज क्या थी, न्यूक्लियस। क्या हुआ भाई, न्यूक्लियस सेडिमेंट हो गया। न्यूक्लियस सेडिमेंट हो गया। उसके अलावा जो है वो आपके पास सेल्यूलर डेब्रिस, सेल्यूलर डेब्रिस जो है वो नीचे बैठ गया। अब ये जो नीचे बैठ गया ना कुछ कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड द पैलेट। और ऊपर जो मिक्सचर बचा दैट इज कॉल्ड द सुपरनेट। अब आपको क्या मिल गया, पैलेट के अंदर सेल्यूलर डेब्रिस और न्यूक्लियस के सेडिमेंट्स तो मिल गए। आपने क्या किया, पैलेट को नीचे से अलग किया। ठीक है, पैलेट ऊपर वाले सुपरनेट को एक और टेस्ट ट्यूब में डाला और नीचे जो कुछ बचा था उसे अलग कर लिया। अब नीचे न्यूक्लियस था, सेल्यूलर डेब्रिस था, इसको आपने पढ़ना है। आपने क्या किया, आपने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया, या आपने इसका बायोकेमिकल एनालिसिस करना था तो वो भेज, सिंपल। फिर हमारे पास अब ये जो ऊपर सुपरनेट बचा था, इसको मैंने कहा रखा, इसको मैंने अगेन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और अब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया एट 15,000 G, यानी कि 15,000 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई मैंने, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि नॉर्मली क्या सेपरेट होने लगा भाई, नॉर्मली सेपरेट होने लगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और फिर मैंने और किया तो लाइसोसोम, ये सारी चीजें सेपरेट होना शुरू हो गई, लाइसोसोम वगैरह सेपरेट होना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैंने अगेन नीचे, ये पैलेट था, पैलेट के अंदर क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये मैंने सेपरेट कर लिया। ऊपर सुपरनेट था, अगेन सुपरनेट को फिर मैंने एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, फिर इसको रोटेट करवाया एट अबाउट 1 लाख टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 60 मिनट्स। अब अगर आप वो देखो तो ये आप कितनी ज्यादा स्पीड पे जो है वो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आप क्यों करवाते हो, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आप इसलिए करवाते हो ताकि जो छोटी से छोटी चीजें वो भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। ताकि जो जैसे राइबोसोम हो गया या ऐसी चीजें हो गई, आपने उसको अलग कर लिया। तो आपने क्या किया, आपने एक ज्यादा स्पीड पे चलाया। अगेन अब क्या हुआ, अब आपके पास जितनी भी माइक्रोसोम्स होंगे, माइक्रोसोम्स का मतलब है छोटी छोटी बॉडीज होंगी, जैसे लाइसोसोम वगैरह हो गए, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसे और ज्यादा तेज स्पीड पे चलाओगे, दैट इज अबाउट 2 लाख टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 3 आवर्स। तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास जो राइबोसोम वगैरह है वो सेपरेट, तो क्या सेपरेट हो गया भाई, राइबोसोम वगैरह। तो अगर आप इस टेक्निक को गौर से देखो तो आपने क्या किया, डिफरेंट स्पीड्स पे स्पिन किया, और डिफरेंट स्पीड्स पे स्पिन करने की वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स नीचे बैठना शुरू हो गए, पैलेट बैठा, और पैलेट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग हो गए। ठीक है, और ऊपर क्या बचा, सुपरनेट। सुपरनेट ऑब्वियसली फिर आपने उसको आगे भेजा है, सारी चीजें चलती रही। सवाल ये होता है कि अगर, क्या दो कंपोनेंट एक ही टाइम पे सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं, यस। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑर्गेनील्स हैं, दो ऑर्गेनील्स हैं, उनका डिफ्यूजन, उनका जो सेडिमेंट होने का रेट है वो सेम, तो ऑब्वियसली वो दोनों साथ सेडिमेंट होंगे। तो अब आप अगर उनको भी अलग करना चाहते हो तो उसके लिए फिर एक एडवांस और सेंसिटिव टेक्निक है, एंड दैट एडवांस और सेंसिटिव टेक्निक इज कॉल्ड द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर क्या होगा, अच्छा, ये तो थी हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डिफरेंश जो आपके पास डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तो अगेन आपने होमोजेनेट बनाया, होमोजेनेट बनाने के बाद आपने क्या किया, दिस इज द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड द डायग्राम सी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप डिफरेंट डेंसिटीज का सुक्रोज सॉल्यूशन बनाते हो। क्या कहते हो, सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। तो अब आप बेसिकली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे डिफरेंट
कंपोनेंट्स को सेपरेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी इन डिफरेंट लेयर्स। कैसे? देखो, आपने वही होमोजेनेट, अब अगर आप गौर से देखो, यहां पे आपने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया सुक्रोज का ऑफ वेरिंग डेंसिटी। वेरिंग डेंसिटी का मतलब है नीचे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, फिर ऊपर जाते जाओ तो कम कम डेंसिटी है, ठीक है, कम कम डेंसिटी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस होमोजेनेट को इस मिक्सचर के अंदर डाला और सेंट्रीफ्यूज किया। जब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया तो मुझे नजर ये आया कि भाई जो फास्ट सेडिमेंटिंग कंपोनेंट्स थे, यानी कि जो जल्दी सेडिमेंट हो जाते थे, कम स्पीड पे सेडिमेंट हो जाते थे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे बैठ, और इसी तरीके से जिनकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर बैठ गए। इसी तरीके से आपकी क्या बन गई, डिफरेंट लेयर्स बन गई। फॉर एग्जांपल, यहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, फिर यहाँ उससे कम, फिर यहाँ उससे कम, फिर यहाँ उससे कम, फिर यहाँ उससे कम, डिफरेंट डेंसिटीज के कंपोनेंट लेयर्स की सूरत में अरेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल, आपने सबसे भारी डेंसिटी वाले को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, या तो पिपेट के जरिए नीचे से निकाल लोगे, या एक होल करोगे इस ट्यूब के अंदर, और अल्टीमेटली इसको क्या कर लोगे, ड्रेन कर लोगे। तो आपको सबसे भारी वाला मिल गया, फिर हल्का वाला, फिर उससे हल्का वाला, फिर उससे हल्का वाला। बेसिकली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आप सेपरेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी, वेरिंग डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी की बेसिस पे आप इसे सेपरेट कर रहे हो, एंड दैट इज द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑब्वियसली अब आपने सेपरेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने न्यूक्लियस को सेपरेट किया, आपने माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट किया, या आपने किसी भी चीज को सेपरेट किया, अब आपने उसका बायोकेमिकल एनालिसिस कर लिया, या आपने जो भी करना था वो अपने हिसाब से आपने कर लिया। दैट इज ऑल अबाउट द सेल्फ फ्रैक्शनेशन। यहाँ पे आके सेल्फ फ्रैक्शनेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं इसके डिफरेंट एमसीक्यूज जो यहाँ पे डिस्कस हो, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in self-fractionation, the first pellet formed after low speed centrifugation, that is 1000 uh, times of gravitational force for 10 minutes, will most likely contain which of the following। ठीक है, सबसे कम स्पीड पे कौन सा कंपोनेंट सेपरेट होगा, तो ऑब्वियसली सबसे कम स्पीड पे वो कंपोनेंट सेपरेट होगा जो सबसे भारी होगा। जो क्या होगा, सबसे भारी होगा। और सबसे भारी क्या है भाई, ऑब्वियसली सबसे भारी आपके पास लाइसोसोम पर ऑक्सीजोम में नहीं है, तो चल के होते हैं, ये गया, ठीक है। न्यूक्लियाई एंड अनब्रोकन सेल, यस, न्यूक्लियाई इज द न्यूक्लियाई आर द हैवीएस्ट थिंग। इसलिए लो स्पीड सेंट्रीफिकेशन, यानी कि कम स्पीड की जब सेंट्रीफिकेशन करोगे तो उसपे सबसे पहली चीज जो सेपरेट होगी दैट इज न्यूक्लियाई एंड अनब्रोकन सेल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद आता है, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता। राइबोसोम एंड ईआर, ऑब्वियसली ये फिर कम डेंसिटी, ये फिर आपके हाई स्पीड पे सेपरेट होंगे, तो ये भी क्या। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट। The next question is, which of the following organelle would you expect to sediment at the highest centrifugal force during differential centrifugation? अब सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कौन सेपरेट होगा? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भाई, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आता है, सबसे ज्यादा स्पीड नहीं होती, न्यूक्लियस तो सबसे पहले सेडिमेंट हो जाता है, नहीं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सबसे हाईएस्ट स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज नहीं होता, सबसे हाईएस्ट स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज होता है राइबोसोम। सो राइबोसोम इज द राइट आंसर, बिकॉज राइबोसोम इज गोइंग टू एक्चुअली सेडिमेंट एट अबाउट 1 lakh times of gravitational force or more. So the correct answer is option D, that is the ribosome. Ribosome is the right answer. Okay, moving to the next question. The next question is, the density gradient centrifuge allow for separation of organelle based on which primary characteristic? ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किस पे काम करती है? ऑब्वियसली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन काम करती है आपके पास डेंसिटी के ऊपर, साइज पे, का साइज ऑफ द ऑर्गेनील पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती, केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड नहीं करती। सो द करेक्ट आंसर इज डेंसिटी ऑफ दैट ऑर्गेनील, डेंसिटी ऑफ दैट ऑर्गेनील, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. So moving to the next question. The next question is, during a self-fractionation experiment, the researcher accidentally uses a lower centrifugal force. ठीक है, एक researcher ने
लोअर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर दी, देन रिक्वायर्ड इन द सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप, ठीक है। सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में जो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए थी उससे उसने कब अप्लाई कर ली। अब ये बताओ कि किस ऑर्गेनील की सेपरेशन इफेक्ट होगी, इसने सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल स्टेप को स्किप कर दिया। ऑब्वियसली सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल स्टेप इज द माइटोकॉन्ड्रियल, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेपरेट सही से नहीं हो पाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट राइबोसोम, नॉट न्यूक्लियाई, नॉट गोल्गी, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूक्लियाई तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ही सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, ऑब्वियसली, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Okay, so the next question is, after performing density gradient centrifugation using sucrose, a researcher find that mitochondria and lysosome are not fully separated. Mitochondria और lysosome fully separate नहीं हो रहे। सवाल ये पूछ रहा है आपसे, which of the following is most likely reason for this outcome, ठीक है। कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम सेपरेट नहीं हो पाए। कह रहा है बोथ ऑर्गेनील हैव सिमिलर बायोन डेंसिटी। भाई डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में आप डेंसिटी की बेसिस पे क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। अगर दो ऑर्गेनील्स की डेंसिटी सेम है तो ऑब्वियसली वो एक ही लेयर पे अरेंज हो जाएंगे, वो फुली सेपरेट नहीं होंगे। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ऑर्गेनील हैव सेम बायोन डेंसिटी, उनकी डेंसिटी सेम है तभी तो अलग नहीं हो पाए। सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड वाज टू हाई, नहीं, ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड से तो कोई ताल्लुक नहीं है। द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस वाज टू विगरस, नहीं भाई। द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन वाज टू लो, नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। तो एक एक लेयर के अंदर या फुली सेपरेट ना होने का मतलब ये है कि दोनों की डेंसिटीज क्या थी, सेम थी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ की डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज, ठीक है। दोनों के अंदर क्या फर्क है। कह रहे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट ऑर्गेनील बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी तो है, क्या साइज भी है। ऑब्वियस ही बात है, साइज की बेसिस पे भी भाई जो चीज सबसे भारी होगी वो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज होगी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी लिखा हुआ है, साइज भी होना चाहिए। वाइल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस साइज, नहीं तो साइज तो यूज नहीं करता डिफरेंशियल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट ऑर्गेनील बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी, यस। While density gradient centrifugation refines separation based on density, yes. आपका differential centrifugation ऑर्गेनील को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी, while density gradient centrifugation actually separate the organelle based on their density, सिर्फ डेंसिटी की बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज फास्टर देन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, नहीं भाई। बोथ टेक्निक रिलाय सोनली ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनील, नहीं भाई, सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता। Okay, moving to the next question. The next question is, if you want to isolate ribosome from a cell homogenate, at which step of the centrifugation would you most likely obtain them? ठीक है, पहले आप अगर आप राइबोसोम को क्या करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। फर्स्ट लो स्पीड सेंट्रीफिकेशन, लो स्पीड पे तो होता ही नहीं भाई। सेकंड हाई स्पीड सेंट्रीफिकेशन, नहीं भाई, सेकंड पे भी नहीं होता। फाइनल अल्ट्रा हाई स्पीड सेंट्रीफिकेशन, यस। आपको 1 लाख टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी फॉलोइंग द लाइसोसोमल फ्रैक्शन, नो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The next question is, which factor is least likely to affect the efficiency of the self fractionation, ठीक है। अगर सेल्फ फ्रैक्शनेशन करनी है तो उसकी एफिशिएंसी यानी कि वो सेल्फ फ्रैक्शंस में कितनी अच्छी तरीके से डिवाइड होगा, उसको सबसे कम कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर ऑफ द होमोजेनाइजेशन बफर, भाई अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं होमोजेनाइजेशन सेल्फ फ्रैक्सिनेशन की, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, बिल्कुल ये भी चाहिए सेल्फ फ्रैक्सिनेशन के लिए। अगर आपने गलत स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया तो आप सही तरीके से क्या नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट यूज ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑब्वियसली डेंसिटी ग्रेडियंट तो है ना जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है, तो अगर ये भी गड़बड़ किया आपने तो सेल्फ फ्रैक्सिनेशन जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। So option C is not the right answer. That volume of the cell homogenate in the centrifuge tube, भाई आप कितना भी वॉल्यूम ले लो सेल होमोजेनेट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, सेल्फ फ्रैक्सिनेशन पे। So the correct answer is option D. Okay, moving to the next question.
Moving to the next question. So the next question is, which of the following cell type would be most challenging to homogenize due to the presence of rigid outer structure? ठीक है, अब कौन सा ऐसा सेल है जिसका रिजिड आउटर स्ट्रक्चर होता है, जिसके लिए आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है फ्रैक्शनेशन से पहले? तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास क्या थी, सेल वॉल थी, जिन सेल्स के अंदर ऑब्वियसली उनको आपने क्या करना है, पहले डाइजेस्ट करना है, ताकि जो है वो फिर आगे चीजें चल सकें। तो आरबीसी के अंदर सेल वॉल होती है नहीं भाई? इसी तरीके से मैमेलियन लिवर सेल्स के अंदर सेल वॉल होती नहीं। प्लांट सेल इज द राइट आंसर, जिसके अंदर आप क्या डालते थे, जिसके अंदर आप पैक्टेनेज डालते थे, और पैक्टेनेज डालने की वजह से फिर क्या करते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन फिर आगे चल रही होती। ठीक है, so the correct answer is option C. The next question is, in self fractionation, why is the homogenate kept in an isotonic buffer solution? आपने homogenate को isotonic solution के अंदर ही क्यों रखा? To prevent the organelle from setting too quickly during centrifugation. भाई इससे isotonic का क्या ताल्लुक? centrifugation के अंदर तो आप different speeds पे rotate कर रहे हो ना, तो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। To maintain the correct temperature का isotonic environment से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब है कि सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बाहर और अंदर क्या है, इक्वल है। टू अवॉइड ऑस्मोटिक शॉक एंड प्रिजर्व ऑर्गेनिल इंटेग्रिटी, यस, अगर आप एक मिक्सचर के अंदर डालो जो कि आइसोटोनिक हो, तो ना तो वाटर अंदर जाएगा ना वाटर बाहर आएगा, तो सेल की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी या ऑर्गेनिल की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, to avoid the separation of the organelle based on density. No, this is not the right answer. So the correct answer is option C. यहां पे आके हमारा सेल्फ फ्रैक्शनेशन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आई होप ये चीजें बहुत डिटेल के अंदर क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।